गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होली एंजल पब्लिक स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था क्लास 12th का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्योरी और डेरिवेशन पूरे कंप्लीट हो चुके थे। कुछ एग्जाम्पल थे, सोल्ड एग्जाम्पल थे, वो मैंने आपको क्लास के दौरान करवा दिए। और अब आज बच्चों अपन उसके अनसोल्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में 25 के आसपास अनसोल्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ एडिशनल भी है, 7-8 एडिशनल भी है। तो बच्चों, पहले अपन जो आपके मेन अनसोल्ड क्वेश्चन है 25 वो सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि सर एडिशनल वाले भी करवा दो, एडिशनल भी करवा देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से कंसेप्ट को देखा है ना, कंसेप्ट को समझा है कि सर ने जो बताया उसको अगर आपने अडोप्ट किया, उसको देखा समझा, तो बच्चों आपको एक भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है ना। और ऐसे कैसे न्यूमेरिकल मैंने एग्जाम्पल में भी आपको करवाएं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों अपन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी बुक का और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। आराम से पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं आराम से, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कंसेप्ट से इधर उधर नहीं होना है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पे आपको चलना है। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्जेस पेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसका मतलब बच्चों क्या दे रहा है कि आपको फोर्स निकालना है। 2 आपके पास गोले हैं, जो आवेशित गोले हैं, उनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है दोनों पे, और वो 30 सेंटीमीटर दूर रुके हुए हैं एयर के अंदर ही। तो आपको बल निकालना है, उनके मध्य कितना बल लगेगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले जब भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा, मैं स्टार्ट देखो बच्चों ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, गिवन डाटा लिखूंगा। ठीक है, आपको भी आदत ऐसे ही डालनी है। सबसे पहले जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको एक तो दिया हुआ है, 2 गोले हैं, तो एक के ऊपर चार्ज में ले रहा हूँ Q1 कितना 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखे हुए 30 सेंटीमीटर। तो R = कितना है 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों मेरा मन ऐसा कर रहा है कि ये कूलम है, ये सेंटीमीटर है, क्यों ना दोनों को ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया जाए। तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 30/100 होगा और 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए। 2 आपको गोले, अगर इसको डायग्राम बना के बताऊँ तो ये देखिए, ये एक गोला आपके पास Q1 चार्ज का, ये गोला Q2 चार्ज का, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये Q1 और Q2 आवेश है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि उन दोनों के मध्य बल कितना लगेगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है बच्चों, और तो कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। देखिए, अब अगर बल पूछा जा रहा है तो बल निकालने का बच्चों तरीका, अब आप बोलोगे कि सर अगर 2 आवेश होते थे और उनके मध्य अगर आपको दूरी दी हुई होती थी तो सबसे सिंपल तरीका होता था कि अपन बल निकालने का तरीका कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ कहाँ लगता है, 2 आवेशों के मध्य ही तो लगता है। तो वी नो, हम क्या जानते हैं कि फोर्स F = क्या होता है, K Q1Q2/R²। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से रखना, एक बात लिखी भी है इन एयर। अगर यहाँ पे एयर ना होके मीडियम होता, उस मीडियम का अगर प्राविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता, तो आपका जो उस K का जो फॉर्मूला होता, तो बच्चों उस K का फॉर्मूला क्या होता। अब आप सब जानते हो कि K होता है 1/4πε0, और अगर वहाँ का प्राविद्युतांक दिया होता तो वहाँ पे एक और आ जाता, क्या आ जाता, εr। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ तो देखो बाई डिफॉल्ट आपको कितना दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है। अगर एयर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले के अंदर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। K की वैल्यू आप बच्चों जानते हो सब, K कितना होता है 9 × 10⁹, और यूनिट बात करें, यूनिट कितनी होती है K की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट के साथ लिखें बच्चों, जो भी चीज़ लिखनी है आपको यूनिट 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 यूनिट, यूनिट के बिना कुछ भी नहीं है। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ रहे हो तो यूनिट आपको कंसिडर ही करनी पड़े। यूनिट नहीं लिखते हो इसका मतलब आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, देखिए K की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷, और R कितना दिया हुआ है
0.3 मीटर, तो 0.3 का स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0.3। क्या बात सही है बच्चों? क्या सही लिखा मैंने? और जो भी आएगा ये किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। सहमत हो इस बात से? तो पॉइंट हटाया, ऊपर कितना लगा दिया? 10 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा? 10 आएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ, इस 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो F बराबर 3 2 हो गया 6 इंटू ये हो गया 9 और 2 11 में से 14 गया -30। तो बच्चों कितना आंसर आया? F इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। बताइए, कोई दिक्कत? इजी है? चलो, इसमें प्रकृति नहीं पूछी है बच्चों इसने कि ये रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आप ही बता दो। जरूरी थोड़ी है हर एक चीज़ क्वेश्चन पूछे। एग्जाम में कोई मतलब वो ठीक है, अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है तभी बताओ, लेकिन यहाँ तो अपन क्लास में कर रहे हैं तो कंसेप्ट सारे पढ़े हैं, तो आप बता ही दो कि ये बताइए फोर्स रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है? बताइए। अगर धनात्मक आया है बल, इसका मतलब बल क्या होगा? बल क्या होगा? रिपल्सिव होगा। और आप ध्यान से देखो बच्चों, ये भी धनात्मक चार्ज है, ये भी धनात्मक है। दोनों अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अलाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने पढ़ा है, समझा है, तो बस वही कंसेप्ट। तो आप बोल सकते हो कैसा फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। कैसा नेचर होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। कुछ था बच्चों इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, बस आपको कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। देखिए, पहले गिवन डाटा की बात करते हैं बच्चों। क्या क्या दिया हुआ है आपको? स्टार्ट वहीं से करूंगा। स्टार्ट की क्वेश्चन में पूरा अच्छे से कराऊंगा बच्चों, बाद में लास्ट में मैं हिंट देना स्टार्ट कर दूंगा, है ना, क्योंकि फिर पूरी कहानी लिखने से ये करवाने का मकसद एक ही है कि आप तरीका सीख जाओ, है ना, तरीका सीख जाओ, इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज, एक स्पेयर जिसका चार्ज कितना दिया हुआ है? 0.4 माइक्रोकूलम, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज, दूसरा स्पेयर दिया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज कितना है? -0.8 माइक्रोकूलम, इसका मतलब -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। बच्चों अब की बार ये दोनों जो स्पेयर थे, जो चार्ज थे, इस चार्ज से इस चार्ज से, और वो कहाँ रखे हुए थे? उनके मध्य मीडियम कैसा था? एयर था। जब एयर था तो उनके बीच में बल कितना लग रहा था? 0.2 न्यूटन। ये बोल रहा है कि इतना बल लग रहा है उन दोनों के मध्य, बल का मान दिया 0.2 न्यूटन। तो आपको पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्पेयर। चलो डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम के बिना तो कैसे करेंगे? ये आपके पास कोई स्पेयर था, Q1 चार्ज उसको दिया हुआ था, ये स्पेयर था, उसको Q2 चार्ज दिया था। अब हो क्या रहा है? उनके मध्य बल लग रहा है, मतलब अब ये या तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो अट्रैक्ट होंगे, और किस बल से अट्रैक्ट हो रहे हैं? 0.2 न्यूटन से। आपको बोला जा रहा है कि उन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी। बच्चों अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा, पिछली बार Q1 Q2 और R दे रखा था, F पूछा था। अब की बार F दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, आप क्या पूछ रहा है? R दे पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वी नो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। बच्चों पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चल रहा है ना, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिंदी में आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता ही रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, F का मान आपको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। K आपको सबको पता है। जब एयर, बच्चों अगर यहाँ पे फिर मैं बता दूँ, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, साफ लिखा हुआ है इन एयर, मतलब उन दोनों गोलों के मध्य जो माध्यम है वो क्या है? एयर है, हवा है। Q का मान कितना दिया हुआ है? Q2 का मान कितना दिया हुआ है? और R स्क्वायर की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है बच्चों? पूछ रहा है। तो क्या कैलकुलेशन ही है? क्या R की वैल्यू आप निकाल सकते हो? बता दीजिए।
क्या आर की वैल्यू निकल जाएगी? आराम से आप बोलोगे सर बिल्कुल निकल जाएगी। क्यों नहीं निकलेगी? आर की तो निकलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप आराम से इसे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ अननोन आर ही है, उसके अलावा कोई भी अननोन नहीं है। तो आर की अगर बात करें अपन, इस आर को इधर ले जाते हैं, बचा हुआ पार्ट नीचे इधर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, तो इसको ये 0.8 है, 0.8 ही था। ठीक है, तो 0.32 इंटू 9 इंटू ये 6 और 6 12 हो गया, ये 10 की पावर -3 हो गया, और नीचे आ गया 0.2 और ये आर स्क्वायर। ठीक है, 2 से अगर पॉइंट हटाया, ऊपर आया 10, तो ये आ गया 1.6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -3, और 16 9 जा कितना होता है 144, तो 14.4 इंटू 10 की पावर -3, और 144 इंटू 10 की पावर -4, और आर की अगर वैल्यू निकालें अपन तो इसका आ जाएगा अंडर रूट, तो 144 का तो बाहर आ जाएगा, 10 की पावर -4 का आ जाएगा 10 की पावर -2, और बच्चों आ जाएगा ये 0.12 मीटर। कितना आ जाएगा 0.12 मीटर। तो यहाँ के बाद तो कैलकुलेशन थी बच्चों, बिल्कुल कैलकुलेशन थी, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब आपको पहले कंसेप्ट पता था कि अगर आपको दो आवेश दिए और उनके मध्य बल लग रहा है, वो तो कन्फर्म की बात है, अगर बल लगेगा तो बल का मान दे दिया, तो आपसे पूछी जा रही है दूरी, तो दूरी आपने क्या किया, इस दूरी को उधर ले गए, इस 0.2 को नीचे ले आए, इसको सोल्व किया, और आपने इजीली निकाल लिया कि आपके पास दूरी कितनी आई है। तो कितनी दूरी है 0.12 मीटर। इसका मतलब वो दोनों आवेश 0.12 मीटर पे लग रहे हैं, 0.12 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, दो आवेशित गोले हैं। जो सेकंड पूछ रहा है, फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू 1, कि दूसरे गोले पर पहले गोले की वजह से कितना बल लगेगा। भाई आपके पास दो ही तो गोले हैं, तो जितना पहला दूसरे पे लगाएगा उतना दूसरा पहले पे लगाएगा, है ना, तो उतना ही बल लगेगा। जितना पहला दूसरे पर लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे। और कितना लगा रहा था 0. जो आपको दिया हुआ है कि बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, है ना। तो दोनों जो गोले हैं वो समान बल से बच्चे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों गोले क्या करेंगे, समान रूप से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। चेक द रेशियो K² अपॉन GMPME इज डायमेंशनलेस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो एंड ऑल्सो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो रेशियो है ये क्या डायमेंशनलेस है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है, क्या ये रेशियो डायमेंशनलेस है, और दूसरा अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों अपने को सबसे पहले तो देखना है क्या ये डायमेंशनलेस है या नहीं। क्या देखना है अपने को, ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो सबकी पहले तो मैं डायमेंशन निकाल देता हूँ कि क्या क्या डायमेंशन होती है। ठीक है, तो सबका अगर यूनिट हमें पता है तो अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ऊपर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं के की। तो के की सबको पता है बच्चों, अगर वैल्यू की बात करें तो कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर ई स्क्वायर की बात करेंगे बच्चों तो ई क्या होता है, ई बताइए क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा, तो चार्ज की अपन बात करें ई स्क्वायर तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर कर देता हूँ कूलम का स्क्वायर। मुझे वैसे बच्चों बाद में वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अभी केवल ई की बात कर लेता हूँ, तो स्क्वायर ना करके केवल क्या कर दूँ, एक ही कूलम कर दूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद जी की बात करते हैं। जी कितना होता है बताइए बच्चों, जी की वैल्यू बताइए, कौन बताएगा। जी की वैल्यू आपने 11th क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था बच्चों ग्रेविटेशन, जिसका नाम क्या था, ग्रेविटेशन नाम था। और ग्रेविटेशन में अपने निकाला था कि उसकी यूनिट क्या होती है। तो उसकी वैल्यू और यूनिट की बात करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और बच्चों यूनिट निकालने का सबसे आसान सा तरीका, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यूनिट कैसे निकालें, तो आप जल्दी से फॉर्मूला लिखिए उसका और उसकी यूनिट निकाल दीजिए। कैसे, देखिए इसकी यूनिट निकालनी है
तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट, जिसकी यूनिट निकालनी होती है उसको एक तरफ रखो और बाकी को सब दूसरी तरफ ले जाओ। ये देखिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका आपको बढ़िया लगा। अब देखो आगे है नीचे MP और ME। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बता दीजिए। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बच्चों आपने सारी वैल्यू लिख ली यूनिट के साथ, सारी की सारी वैल्यू यूनिट के साथ रख ली। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रेशियो था क्या वो डायमेंशनलेस था। कैसे पता चलेगा कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं, भाई सबकी यूनिट लिख लो। अगर यूनिट सारी कैंसिल हो रही है ऊपर नीचे, अगर कोई ना तो अगर वो यूनिट लेस आ रहा है इसका मतलब डायमेंशनलेस भी होगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास जो है KE² अपॉन GMPME। तो K की बात करें तो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। E है तो ये कूलाम है तो E का स्क्वायर है तो कूलाम का स्क्वायर। नीचे देखिए G कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। और MP और ME की वैल्यू कितनी है, kg इंटू kg। क्या बच्चों यही है, बता दीजिए क्या यही है। अब देखिए अपन जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। कूलाम की पावर -2, कूलाम की पावर +2 कैंसिल। न्यूटन ऊपर भी है, न्यूटन नीचे भी है। मीटर स्क्वायर ऊपर भी है, मीटर स्क्वायर नीचे भी है। यहाँ kg की पावर -2 है और यहाँ पर kg की पावर 1 और kg की पावर 1। तो kg की पावर +2 इंटू kg की पावर -2 आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो -2 + 2 कितना हो गया, 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब बच्चों ये जो आया वो क्या आया है, ये आया आपका यूनिट लेस। और जो वो बच्चों जिसकी कोई यूनिट ही नहीं है, जो यूनिट लेस है, वो कन्फर्म ही क्या होगा बच्चों, आपका डायमेंशन लेस भी होगा। तो M0 L0 T0 ये किसको शो करता है, ये डायमेंशन लेस को तो शो करता है। अगर डायमेंशन होती, इसकी यूनिट होती, तो मान लो मीटर होती, कुछ भी होती, तो उसमें आ जाता। तो ये डायमेंशन लेस भी है और आपका यूनिट लेस भी है। तो बच्चों बात तो सही है, चेक कर लिया हमने। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, उस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो इस रेशियो की वैल्यू बात करें, हमारे पास तो सारी वैल्यू है ना, क्योंकि अब यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि यूनिट तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो K का मान 9 × 10⁹, E का मान G का मान 6 पॉइंट, MP और ME का मान अब बच्चों ये मैथमेटिक्स है। अब आप ये मत बोलना कि सर इसको भी सोल्व करके बताओ, बोलोगे तो मैं तो करके बता दूंगा। लेकिन देखिए लगभग 1.6 से 1.67 वाला अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है, और 9 का लगभग 9.1 से वाला कैंसिल कर देते हैं। और 1 अपॉन अगर पावर की बात करें तो ऊपर 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38, नीचे से ऊपर आएगा तो एक तो आ जाएगा 10 की पावर 11 + 27 + 31। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे ही इसको सोल्व करोगे आप, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 इंटू 10 की पावर 39। घर पे आराम से करके देख लें क्या यूनिट क्या आएगी बच्चों। ये तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, अब इसकी यूनिट क्या आएगी। तो आप बोलोगे सर अभी तो निकाला है, अभी तो निकाला है कि इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ना डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन नहीं थी तो यूनिट भी नहीं होगी, तो 2.3 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है, अगर बेसिकली बच्चों ये देखा जाए ये था क्या, चलो क्वेश्चन अपनी जगह है, आपसे पूछा गया, आपने सोल्व कर दिया और आपने फाइंड आउट कर दिया जो भी वैल्यू थी। अगर आपसे बोला जाए कि ये है क्या, तो बच्चों ये था दो बलों का अनुपात। कौन कौन से दो बलों का, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें अपन, एक तो था इलेक्ट्रिक फोर्स, एक था ग्रेविटेशनल फोर्स।
उन दोनों को, एक अपने पास इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, ठीक है, दोनों को समान दूरी पर रखा था, तो देखा था कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत बल कितना लगेगा और ग्रेविटेशनल बल कितना लगेगा, उन दोनों का रेशियो था अगर देखा जाए तो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स होता कितना था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और ये कितना होता था G M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। तो बच्चों आर स्क्वेयर से अगर दूरी समान थी तो कैंसिल हो गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो ये E का स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान होते हैं, बस दिशाएं विपरीत होती है, और ये MP और ये ME। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये तो वही था, ये तो वही था, तो था ये वही बच्चों, बस क्वेश्चन क्या है कई बार थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो यहाँ आपको ये पता नहीं लग रहा होगा स्टार्ट में कि क्या है, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि ये किस किस का रेशियो था, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने बता दी, इससे पता भी चल गया कौन सा बल ज़्यादा है, बता दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा है कि ग्रेविटेशनल ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा है, क्योंकि ये जो रेशियो आया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो Fe है वो लगभग 10⁻39 × Fg था। तो आप बोल भी दोगे सर ज़्यादा कौन सा है, Fe ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 10⁻39 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपका क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 था। देखो जितनी पॉसिबिलिटी है अपन सारी करके चलते हैं, तो इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। तो बच्चों आपसे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी मैंने चार्ज की, आवेश की प्रॉपर्टी, आवेश के गुणधर्म बताए थे 4, उसमें मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही पूछ रहा है कि ये बोला है कि आवेश है, विद्युत आवेश क्वांटाइज होता है, क्वांटीकृत होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो बच्चों सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपका आवेश क्वांटीकृत है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज में होगा। क्या होगा, दोबारा सुन लो, अगर ये आवेश ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होने का मतलब दोनों तरीके हो सकते हैं, जाना या आना, ट्रांसफ़र का तो दोनों ही होना। अगर आपके पास कोई चीज़ आई तो वो ट्रांसफ़र के थ्रू आई, आपने दी तो वो भी ट्रांसफ़र हुई। तो चाहे वो आवेश ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा क्वांटाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। हो सकता है E, 2E, 3E, 4E, क्या होगा, Ne। तो जब भी आवेश होगा ट्रांसफ़र तो किसके रूप में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ठीक है। क्या बात आपको समझ में आई। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही था, यही मैंने आपको वहाँ बताया था, यही आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब देखिए सेकंड बात, एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर और दिया हुआ है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चेंजेस, लार्ज स्केल चार्जेस। बच्चों इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक या बात करूँ या बड़े चार्जेस की बात करता हूँ, है ना, तो वहाँ पे मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडर नहीं करता, या वहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप इग्नोर कर देते हो। तो ऐसा क्यों, जब आप लार्ज स्केल के आपके पास या मैक्रोस्कोपिक अपन चार्ज की बात करते हैं, उस केस में आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं रहता, या उस टाइम आप उसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हो। अब बच्चों आप सीधी सी बात है, मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि बहुत छोटे चार्ज जैसे E/2, E/3, है ना, या E/4, इन चार्जेस का ट्रांसफ़र नहीं होता, चार्ज E के टर्म में होता है। यही तो बात बोल रहा हूँ मैं कि जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश पे, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसका पूर्ण गुणज के रूप में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि वहाँ पे लार्ज स्केल है, भाई चार्जेस जितने ज़्यादा बड़े हैं तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्वांटाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आवेश बहुत कम था, तो वो क्वांटाइज कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या पूर्ण गुणज होगा तभी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यहाँ तो बोला जा रहा है कि लार्ज स्केल चार्जेज है, मतलब चार्जेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हेवी चार्जेज है। हेवी चार्जेज है तो उसमें क्वांटाइजेशन की क्या जरूरत, वो इतना छोटा तो होगा नहीं। भाई आपको बोल दिया जाए कि 10 कूलाम आवेश आपने ट्रांसफ़र किया, तो 10 कूलाम, 20 कूलाम, 1000 कूलाम, इसमें आपको क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, कोई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका लेवल क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे छोटे वाले को डिफाइन करने के लिए आपने लिया था कि इससे कम ना हो। जब चार्ज ही बड़ा है तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अपन इग्नोर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि जब आप ग्लास रोड को रब करते हो, रगड़ते हो किसके साथ, सिल के साथ, तो दोनों पर चार्जेज आते हैं। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जब आपने दो चीज़ों को रगड़ा, ठीक है, रब किया, तो ऐसा नहीं है कि केवल ग्लास रोड और सिल्क में है, फर और एबोनाइट की रोड में भी आपने देखा होगा, है ना, और स्केल थी उसको हेयर के साथ, कॉम्ब को हेयर के साथ देखा था, तब भी आपने ये फिनोमेना देखा था। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जिसके अंदर आप दो चीज़ों को जब रब करते हो तो वो आवेशित हो जाती है। और ये बात कतई इसमें दिक्कत नहीं है कि आपने एक फिनोमेना पढ़ा था चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या पढ़ा था आपने? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में होता ही था, ऐसा था कि आप चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के द्वारा या घर्षण के द्वारा आप चार्जिंग करते थे। उसमें ऐसा ही तो होता था, दो चीज़ों को जब आप रब करते थे तो दोनों क्या हो जाती थी, दोनों बॉडियाँ क्या हो जाती थी, आवेशित हो जाती थी, और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती थी और एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती थी। और दोनों पर आवेश तो समान आते थे, लेकिन एक पर धनात्मक और एक पर ऋणात्मक आवेश आते थे। थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में ही होता था। और वो आवेश क्यों, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती थी, दूसरी ग्रहण करती थी। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि बाह्यतम कोश में जो अगर दुर्बल जड़ित इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एमिट कर दे देगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य कोश में अगर प्रबल हो तो वो देगा नहीं, वो क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बोला जाए कि ये और भी बहुत सारे तरीके की बॉडी में होता है, तो ये किसकी वजह से हुआ, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की वजह से। और दोनों पर आवेश क्या आया, समान और विपरीत। अब एक बात और बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो है, क्या ऐसा कुछ और भी फिनोमेना होता है? बिल्कुल ऐसा हमने और जगह भी देखा है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ पे देखा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपने यही तो पढ़ा था कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो दो बॉडी को आपने रब किया तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आपने बना दिया, आपने क्रिएट थोड़ी किया है, या आपने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, बस आपने क्या किया, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। और सेम ऐसा का ऐसा फिनोमेना आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा था उसमें कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, सोलर एनर्जी को भी अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में अपन केवल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 4 चार्जेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि बच्चों पूरी कहानी बोर्ड पे लिखें। आपको पता है जब आप इसको वीडियो को देखोगे तो आपके पास बुक्स होगी, बुक में क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन को आप पढ़ना आराम से और फिर उसका सॉल्यूशन करके देखना कि आपको 4 चार्जेस दिए हुए हैं, 2 माइक्रोकुलम, 2 सेम, और -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम। वो इस डायग्राम में दिए हुए उस हिसाब से एक वर्ग के, एक स्क्वायर के चारों कोनों पर रखे गए हैं। ठीक है, और उनके सेंटर के ऊपर, इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा गया है जो है 1 माइक्रोकुलम का। कितना? 1 माइक्रोकुलम का। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस 1 माइक्रोकुलम चार्ज के ऊपर नेट बल कितना लगेगा। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस वर्ग के चारों जो आवेश रखे गए हैं, इन आवेशों की वजह से इस सेंटर के ऊपर रखे गए चार्ज के ऊपर बल कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी अपन बात करते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के मध्य अगर मैं बल की बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, कूलाम बल।
कूलाम बल के अलावा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि अपने पहला चैप्टर ही अपना कूलाम बल अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, उसमें कूलाम बल ही देखा है आपने। तो ये देखिए इन दोनों के मध्य कोई ना कोई बल, अगर मैं इसका नाम दे दूं मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी मैंने 4 इसको नाम दे दिए वर्ग के कोनों को, ये मैंने सेंटर को नाम दे दिया O, ठीक है। तो A और O के मध्य कोई ना कोई बल लगता होगा और O और C के मध्य भी कोई बल लगेगा, O और D के मध्य भी कोई बल लगेगा और O और B के मध्य भी कोई बल लगेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इनके मध्य जो बल लगा O और A के बीच के जो बल लगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और ये वर्ग आपको पता है 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, तो आप ये निकाल सकते हो, ये 10 तो ये कितना आएगा, ये बता दीजिए कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 प्लस 100 200, तो आ जाएगा 10√2, ठीक है, 10√2 आएगा। तो अगर ये इस दूरी की बात की जाए कि ये दूरी कितनी होगी, तो ये होगी बच्चों 5√2, ये भी 5√2 वर्ग है, तो सारी ये दूरी कितनी होगी 5√2। क्या सही बात है? तो जब मैं A और A के मध्य इन दोनों चार्जेस के मध्य बल की बात करता हूँ बच्चों, और अगर बात करूँ O और C के मध्य बल की, तो देखिए दोनों आवेश समान है, 2 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम, दोनों के मध्य दूरी भी समान है। अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये वाले भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ बोर्ड के ऊपर, क्योंकि पूरा आपको बताने से अच्छा, ये वाला 1 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम प्रतिकर्षण का बल, 1 और 2 प्रतिकर्षण का बल, दोनों का परिमाण समान होगा, क्योंकि बीच की दूरी समान है, आवेश समान है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या बता सकते हो बच्चों, क्या ए सी के अलोंग कोई बल लगेगा? नेट बल ए सी के अलोंग कितना होगा? 0 होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पूरा आपको मन करे करने का। भाई अगर दोनों चार्जेस समान हैं और उनके मध्य की दूरी समान है और उनके बीच का जो माध्यम है उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब माध्यम भी समान ही है। अगर सब चीज़ें समान है इसका मतलब बल तो समान होगा ही। और अगर बल समान होगा बच्चों, तो अगर एक मैं बोलूं कि ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों समान बल, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे तो नेट बल तो है ही नहीं, क्योंकि जितना ऊपर लग रहा था उतना नीचे लग रहा है, इसका मतलब बल कितना हुआ? 0। नेट बल तो 0 हुआ। तो AC के अलोंग कोई बल नहीं है। चलो भैया इस लाइन को तो अपने काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, डायगोनल BD की बात करते हैं अपन। डायगोनल BD, जब डायगोनल BD की बात करते हैं अपन, तो BD में देखिए 1 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम, -5 1, भैया कंडीशन तो यहाँ पर भी वही हो रही है। भाई बल का मान अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज की बात करूँगा -5 × 1 और यहाँ पर भी -5 × 1, बल तो यहाँ पर भी इक्वल आएगा। क्यों आएगा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? OD के 1 × 5 माइक्रोकूलाम को एक बार छोड़ो, और बीच की दूरी कितनी है? 5√2²। और अगर बात की जाए OB की बात करें अपन, ये भी लगेगा K 1 × 5 5√2। सर बल तो बराबर है। अब की बात आकर्षण का है, इसमें लगेगा इस डायरेक्शन में और इसमें किधर की तरफ लगेगा? इसमें लगेगा इधर की तरफ। सर अब की बार ही बल बराबर है और दिशाएं क्या है? विपरीत है। बल अब की बार भी बराबर है और दिशा विपरीत है। इसका मतलब इस डायगोनल BD के अक्रॉस भी अगर मैं बात करूं तो बल कितना होगा? नेट बल कितना होगा बच्चों? अब की बार भी 0 होगा। इसका मतलब आपको बोला जाए कि इन स्क्वायर के ऊपर जो चारों चार्ज रखे हैं उसकी वजह से आप उसके सेंटर के ऊपर बल बताइए, तो आपको क्या आएगा? इसकी वजह और इसकी वजह से जो आ रहा था वो कैंसिल हो रहा था, इसकी वजह से इसकी वजह से आ रहा वो भी कैंसिल। इसका मतलब नेट बल कितना है?
नेट बल कितना है, 0 है। तो क्या आवेश हिलेगा, इधर भी जाएगा, नहीं जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, या आवेश स्थिर रहेगा। अगर जिस तरफ बल लगता उसकी तरफ वो अट्रैक्ट या रिपेल हो जाता, लेकिन अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये आवेश आपका स्थिर है, क्योंकि उसके ऊपर नेट बल कितना है, 0 है। तो आपको बात समझ में आई कैसे आपने निकाला? तो आप दोनों क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में केवल क्वेश्चन अपने बहुत कम किए हैं, 6 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अच्छा है, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल पे आप अच्छे से फोकस कर लोगे, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी, और न्यूमेरिकल भी, क्योंकि एक न्यूमेरिकल अपने आप में 2-3 न्यूमेरिकल का मिश्रण होता है, ठीक है। तो अपन इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इस न्यूमेरिकल को करने में, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है सर इसमें था ही क्या, आप सीधा कूलॉम बल लगा के, लेकिन बच्चों क्लास के हर एक स्टूडेंट को समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसलिए अपन उस कंसेप्ट को अच्छे से डिलीवर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन बचे हुए न्यूमेरिकल और करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।